हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से को जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। यह एस्से लिखा है इंग्लिश रोमांटिक राइटर चार्ल्स लैम ने, जिसको हम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्सेज भी कहते हैं। ये ड्रीम चिल्ड्रन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है। इसके कैरेक्टर से, की फैक्ट से या लाइनों से आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर्स को, की फैक्ट को और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझना, ताकि आपका एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सोल्व होता रहे। ड्रीम चिल्ड्रन ये एक एस्से के साथ साथ रेवरी है। ये रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया एक सपना। ये सपना कौन देख रहे हैं? चार्ल्स लैम देख रहे हैं। चार्ल्स लैम इस एस्से के नरेटर हैं। साथ में इनका जो पेन नेम है इलिया, उसके नाम से ही इन्होंने इसको लिखा है। आइए मैं इसके एक इफेक्ट आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूं कि इस एस्से ड्रीम चिल्ड्रन को लिखने वाले ऑथर का नाम है चार्ल्स लैम, जिनका जन्म 1775 और 1834 में उनकी डेथ हुई थी। ये जो एस्से है ये पर्सनल एस्से है। पर्सनल एस्से को हम सब्जेक्टिव एस्से भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्ल्स लैम ने अपने जीवन में जो घटना हुई थी, जो ट्रेजिक इंसिडेंट इनके लाइफ में हुए थे, उन सबको इसमें नरेट करने की कोशिश की है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक रेवरी भी है, यानी कि डे ड्रीम है ये, जिसे चार्ल्स लैम नरेट कर रहे हैं। ये पहली बार जो ऐसे है आपका ड्रीम चिल्ड्रन, ये 1822 में एक मैगजीन के अंदर, जिसका नाम था लंदन मैगजीन, उसके अंदर पब्लिश कराया गया था। उसके बाद ये 1823 में ये एक एस्से का कलेक्शन आया था, इनका एस्से ऑफ इलिया, उसके अंदर पब्लिश कराया गया था। इस एस्से को समझने के लिए आपको कुछ नाम या फिर कहें तो कैरेक्टर्स को याद रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस एस्से ड्रीम चिल्ड्रन का नरेटर कौन है, तो वहां पर या तो आपको ऑप्शन में चार्ल्स लैम मिलेगा या फिर इनका पेन नेम इलिया मिलेगा। तो आप लोग देख लेना कौन सा आपको ऑप्शन में मिलता है, तो आप उसे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक औरत, बूढ़ी महिला देखने के लिए मिलेंगी, जो कि चार्ल्स लैम की इस एस्से के अंदर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, यानी कि इनको सिंपली हम फील्ड के नाम से जानेंगे, और ये नॉरफोक नाम की जगह पर एक बड़े से घर में रहने वाली महिला हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सपना यहाँ पर चार्ल्स लैम देखते हैं, उनके सपने में दो बच्चे भी हैं, एक तो एलिस और दूसरा है जॉन। ये दोनों ऐसे बच्चे हैं जो इमेजरी चाइल्ड हैं। इसके अलावा इसके अंदर इस एस्से में आपको अंकल जॉन भी दिखाई देंगे। ये चार्ल्स लैम या फिर इलिया के बड़े भाई हैं, जो इस एस्से के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एलिस WN नाम से एक कैरेक्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो इस एस्से के अंदर चार्ल्स लैम की बिलव्ड दिखाई गई है। तो कभी कभी ओरिजिनल नेम इनका पूछ लिया जाता है, तो ये एन सिमोन्स हैं, जो इनकी बिलव्ड थी, जिनको 7 सालों तक इन्होंने परस्यू किया था, लेकिन ये इनकी जिंदगी में नहीं आ सकी। इसके अलावा यहाँ पर एक और कैरेक्टर लास्ट में देखने के लिए मिलेगा आपको, ब्रिजेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रिजेट नाम का कैरेक्टर जो है, इनकी बहन, चार्ल्स लैम की जो बहन थी ना, मैरी लैम, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसके कुछ खास और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। आइए अब समझते हैं इस एस्से को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझना। Children love to listen to the story about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of the traditionary great uncle or grandame whom they never saw। यहाँ पर चार्ल्स लैम कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से अक्सर कहानी सुनना पसंद करते हैं, और वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर वो अपने ग्रैंड अंकल के बारे में जाने या ग्रैंड माँ के बारे में जाने, जिन्हें उन्होंने कभी भी देखा नहीं है। उन्हें वो अपनी इमेजिनेशन में महसूस करें, इसलिए वो अपने पूर्वज की, वो अपने एल्डर्स की कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम ये कहते हैं कि मेरे बच्चे भी इसी तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। इट वॉज इन हिज स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। यही बात चार्ल्स लैम यहाँ पर बोलते हैं कि एक दिन मेरे बच्चे जो हैं एलिस और जॉन, वो मेरे पास आए और मुझसे लिपट गए, और वो चाहते थे कि वो अपनी ग्रैंड मदर फील्ड की कहानी मुझसे सुने। उनकी ग्रैंड मदर जो रहती थी, वो एक बड़े से हाउस में नॉरफोक नाम की जगह पर रहती थी, जो
100 times bigger than that in which they and पापा lived। यानी कि जिसमें चार्ल्स लैम और उसके दोनों इमेजरी बच्चे एलिस और जॉन रहते थे ना, उससे भी हजारों गुना बड़ा घर था जिसके अंदर ये ग्रैंड मदर फील्ड रहती थी। तो ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बच्चे जो थे वो जानना चाहते थे। विच had been the scene, so at least it was generally believed in that part of the country। यहां पर कहा है कि ऐसा माना जाता था, स्पेशली उस नॉरफोक नाम की जगह के जो लोग थे ना, वो इस बात को माना करते थे कि जिस घर के अंदर ग्रैंड मदर फील्ड रहती थी ना, ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट, उसके अंदर क्या हुआ था, एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, which they had lately become familiar with from the ballad of the चिल्ड्रन इन दी वुड। जो ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, उसको चार्ल्स लैम को तो उसके बारे में बाद में पता चला, लेकिन उसे एक स्टोरी के नाम से या एक कहानी के नाम से जाना जाता था उस ट्रेजिक इंसिडेंट को, और वो इंसिडेंट था द चिल्ड्रन इन दी वुड नाम से। ठीक है जी, तो ये कहानी है जिसको आगे हमें बताएंगे चार्ल्स लैम। सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, ये जो चिल्ड्रन ऑफ द वुड की कहानी थी, ये दो बच्चों की कहानी थी और उनके क्रूल अंकल की कहानी थी, निर्दयी अंकल की कहानी थी। ऐसा माना जाता है कि ये बच्चों की कहानी और इनके अंकल की जो कहानी थी ना, वाज टू बी सीन, देखी जा सकती थी फेयरली, बिल्कुल क्लियरली तरफ से, carved out in a wood upon the chimney piece of the great hall। जो ये घर था ना, इसके ऊपर एक चिमनी लगी हुई थी लकड़ी की, उस लकड़ी की चिमनी पर कुछ चीजें गढ़ी गई थी या बनाई गई थी, उस पे ये कहानी बच्चों की जो थी, अंकल की कहानी को आसानी से पढ़ा जा सकता था। और ये भी उस कहानी के अंदर या उस चिमनी के ऊपर बताया गया था कि द होल स्टोरी डाउन टू दी रोबिन रेडब्रेस्ट। रोबिन रेडब्रेस्ट नाम की एक चिड़िया होती है कि उस पर बताया गया था कि उनके अंकल ने, बच्चों के अंकल ने कैसे उन बच्चों को मरवा दिया और जंगल में फिपवा दिया, जिनकी कब्रों को रोबिन रेडब्रेस्ट नाम की एक चिड़िया ने ढक दिया था। और ये कहानी इस चिमनी के ऊपर तब तक रही टिल ए फुलिश रिच पर्सन, जब तक कि एक अमीर, मूर्ख अमीर व्यक्ति ने पुल्ड इट डाउन, जब तक कि उसे नीचे नहीं उतरवा दिया। उस चिमनी को नीचे उतरवाकर उसने क्या किया, सेट अप ए मार्वल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टीड विद नो स्टोरी अपॉन इट। उसने क्या किया, एक अमीर आदमी ने इस चिमनी को उतरवाकर एक मार्वल की चिमनी लगवा दी और उस पर कोई भी स्टोरी नहीं थी। हियर एलिस put out one of her dear mother's look too tender to be called upbringing। यहां पर कहा है कि जो एलिस थी, एलिस ने अपनी मदर की तरह, जिस तरह से उसकी मां कभी देखा करती थी, उसने गुस्से से देखा। देन आई वेंट ऑन टू से, लेकिन मैंने अपनी कहानी जो है वो बतानी कंटिन्यू रखी। अब एलिस ने गुस्से से क्यों देखा, अपने पापा को नहीं, उस इंसान को देखा जिसने वो लकड़ी की चिमनी को उतरवाकर मार्बल की चिमनी लगवा दी थी, उसके लिए उसने गुस्से भरी नजर से देखा। हाउ रिलीजियस, हाउ गुड देयर ग्रैंडमदर फील्ड वाज। देखिए यहां पर बताते हैं कि चार्ल्स लैम कहते हैं कि मैंने आगे अपने बच्चों को अपनी कहानी बताते हुए बताया कि उनकी जो ग्रैंडमदर फील्ड थी ना, वो एक रिलीजियस लेडी थी, वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी। अब आगे वो ग्रैंडमदर फील्ड के बारे में बताने वाले हैं कि हाउ बिलव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, उसको वो सब के लिए रेस्पेक्टेड थी, सब उन्हें प्यार किया करते थे। दो शी वाज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, हालांकि जिस घर में ग्रैंडमदर फील्ड रहती थी, बड़े से घर में, वो उसकी मिस्ट्रेस नहीं थी, मालकिन नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, लेकिन उसका चार्ज उनके पास था। यानी कि ओनरशिप तो नहीं थी, डॉक्यूमेंटेड तो उनके नाम पर ये घर नहीं था, लेकिन उसका चार्ज उनको दिया जाता था। एंड येट इन सम रेस्पेक्ट शी माइट बी सैड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, लेकिन कुछ मायनों में उन्हें हम इसकी मालकिन कह सकते हैं, क्योंकि कमिटेड टू हर, ऐसा उसके मालिक ने कहा था, बाय द ओनर, है ना। बाय द ओनर का मतलब है कि ऐसा उसके मालिक ने कहा था कि जब तक इस घर में तुम रह रही हो ग्रैंडमदर फील्ड, आपकी जिम्मेदारी है इस घर की पूरी देखरेख करने की। तो जो ग्रैंडमदर फील्ड थी ना, उस घर की बहुत अच्छे से देखरेख करती थी। बेशक वो इसकी मालकिन नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे से देखरेख करती थी। Who preferred living in a newer and more fashionable mansion। यहां पर देखिए, यहां पर उस मकान मालिक की बात की गई है, जो मकान मालिक ग्रैंडमदर फील्ड को कहता था कि बड़े से घर का चार्ज उसको देकर रखता था। ये जो मकान मालिक था, ये एक नए घर में, एक फैशनेबल घर में रहना पसंद करता था, which he had purchased somewhere in the adjoining
काउंटी। जो घर उसने बिल्कुल पास वाली ही एक काउंटी में, यानी कि इस घर से ज्यादा दूर नहीं, पास में ही उसने इसको खरीद कर रखा था, बट स्टिल सी लिव्ड इन इट इन ए मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन। और जो ग्रैंड मदर फील्ड थी वो इस बड़े से घर में इस तरह से रहा करती थी जैसे वो इस घर की मालकिन हो। वो इसकी देखरेख भी बहुत अच्छे से किया करती थी। कहा है ना आगे, एंड kept it the dignity of the great house in a sort while she lived। वो इस घर की डिग्निटी को, वो इस घर की डेकोरेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा करती थी, जिस तरह से मानो ये उन्हीं का घर हो जब तक वो जीवित रही। यहां पर कहा गया है while she lived, जब तक वो इस घर के घर में रही थी। which आफ्टर वाट केम टू डिके, लेकिन जब ग्रैंड मदर फील्ड की डेथ हो गई तो ये घर जो है ना पूरी तरह से डिके होने लगा, बर्बाद होने लगा। एंड वॉज नियरली पुल डाउन, और लगभग लगभग इसको नीचे गिरा ही दिया गया था। एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स, और इसके अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, या कोई ऑर्नामेंट्स का मतलब है जो वैल्यूएबल चीज थी इस पुराने से घर में, स्ट्रिप्ड एंड कैरीड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस। यहां पर कहा गया है कि वो पुरानी सी चीजें, पुरानी सी पेंटिंग इस घर से निकालकर ओनर के नए घर में रखवा दी गई थी, वो अपने नए वाले घर में ले गया था। अब वो जो पुरानी पेंटिंग्स थी नए घर में जाकर वेयर दे वर सेट अप, जहां पर वो रखी गई थी, एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड, वो कैसी लग रही थी, एकदम भद्दा लग रही थी। एज इफ, जैसे कि सम वन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टॉम दे हैड seen lately at the abbey and stick them up in Lady C's tawdry gilt drowning room। यहां पर कहा गया है कि जो पुरानी चीजें थी उस मकान मालिक ने अपने घर में रखवा ली थी, वो पुरानी चीजें ऐसे लग रही थी कि मान लो किसी एबे से, किसी टोम को निकालकर, यानी कि किसी ग्रेव को निकालकर एक अच्छे चमकीले घर में रखवा दिया गया हो और वो एकदम भद्दी सी लग रही हो, ऐसी ये सारी की सारी पुराने घर से आई हुई चीजें लग रही थी। हियर जॉन स्माइल्ड, और यहां पर जो लड़का है ना जॉन, उसने क्या किया, स्माइल किया। एज मच एज टू से दैट वुड बी फुलिश इंडीड, अरे ये तो बड़ी ही मूर्खता वाला काम है। यानी कि एक बच्चे को भी पता था कि ये एक मूर्खता वाला काम है कि पुराने घर की चीजें आप नए घर में ला रहे हो तो वो डेफिनेटली बुरी लगेगी। एंड देन आई टोल्ड हाउ, मैंने फिर अपने बच्चों को बताया कि कैसे when she came to die, जब ग्रैंडमदर फील्ड की डेथ हो गई थी, her funeral was attended by the concourse of all the poor, उनका जो फ्यूनरल था वो अटेंड किया गया था, एक बड़ी सी भीड़ ने उसको अटेंड किया था। उस भीड़ के अंदर पुअर लोग भी थे एंड सम ऑफ द जेंट्री, कुछ सिविलाइज्ड और अमीर लोग भी आए थे ऑफ द नेबरहुड, कुछ तो पास में से ही आए थे, फॉर मैनी माइल्स राउंड, और कुछ तो बहुत दूर से आए थे, टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, और लोग उनकी यादों की रेस्पेक्ट करते थे, लोग उनके जो मेमोरी थी उसकी रेस्पेक्ट करते थे। बिकॉज, क्यों ऐसी उसकी यादों की क्यों रेस्पेक्ट करते थे, बिकॉज शी हैड बीन सच ए गुड एंड रिलीजियस वुमेन, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी और धार्मिक औरत थी। सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल दी सैल्ट्री, जो आपने देखा होगा जो माला होती है उसको एक एक मोती आगे करते रहते हैं और जप करते रहते हैं, तो उनको बहुत सारे ऐसे ही जप करने वाले भजन जो थे वो याद थे, बाय हार्ट, दिल से याद थे। एंड ए ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड, और उनको इसके अलावा इन भजन माला के साथ साथ उनको जो बाइबल की टेस्टामेंट्स हैं वो भी बहुत सारी याद थी। तो इस बात को सुनकर हेयर लिटिल एलिस, जो एलिस थी ना, स्प्रेड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को फैलाया, वो कहने लगी कि भैया ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको सैल्ट्री और टेस्टामेंट मुंह जवानी याद थे। देन आई टोल्ड, फिर मैंने अपने बच्चों को, एलिस को और जॉन को बताया, व्हाट ए टॉल, वो एक लंबी सी महिला थी, अपराइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड वंस वाज, कि जब उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो जवान थी ना, वो अपराइट थी, ग्रेसफुल पर्सन थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी देखने में। एंड हाउ इन हर यूथ शी वाज एस्टीम द बेस्ट डांसर, और यहां तक कि वो जो थी ग्रैंडमदर फील्ड अपनी जवानी के टाइम पर एक बहुत ही अच्छी सी डांसर भी थी। जैसे ही एलिस ने इस बात को सुना, हेयर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एंड इनवॉलेंटरी, यानी कि बिना इच्छा जताए हुए एलिस का जो राइट पैर है वो थिरकने लगा, यानी कि डांस उसको आने लगा अंदर से और वो डांस करना चाहती थी। लेकिन टिल अपॉन माय लुकिंग ग्रेव, मैंने जैसे ही
कैड़ी नजरों से एलिस की तरफ को देखा तो उसने अपनी इस कंडीशन को रोका, अपने पैर को थिरकने से रोका। यानी कि यहां पर एलिस बताना चाहती है कि मैं भी कोई कम अच्छी डांसर नहीं हूं। आई वॉज सेइंग इन द काउंटी, मैं कह रहा था कि काउंटी के अंदर टिल ए क्रूल डिसीज, जब तक कि एक भयंकर बीमारी नहीं आ गई थी, कोल्ड ए कैंसर, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी उन्हें भी क्या हो गया था, कैंसर हो गया था। केम एंड बोर्ड हर डाउन विथ पेन, और उस कैंसर की वजह से इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो घटती जा रही थी, इनकी जो बॉडी थी वो झुकती जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी बीमारी के बावजूद भी, बट इट कुड नेवर बेंट हर गुड स्पिरिट, जो उनकी गुड स्पिरिट थी ना उसको वो बीमारी भी नहीं झुका पाई। एंड मेक देम स्टॉप, और किसी भी तरह से उनकी स्पिरिट को वो झुका नहीं पाई, मजबूर नहीं कर पाई। बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस। क्यों नहीं ऐसा कर पाई? क्योंकि ये जो ग्रैंड मदर फील्ड थी ना, शी वॉज रियली ए गुड वुमन एंड ए रिलीजियस वुमन। ठीक है जी, गुड, एक अच्छी और धार्मिक महिला थी, इसलिए उनकी स्पिरिट को वो झुका नहीं पाई। देन आई टोल्ड, फिर मैंने अपने बच्चों को, एलिस को और जॉन को आगे बताया। ये दोनों एलिस और जॉन जो हैं इमेजरी चाइल्ड हैं, क्योंकि जो चार्ल्स लैम है वो एक रेवरी देख रहे हैं, डे ड्रीम देख रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को बताया हाउ सी वॉज यूज टू स्लीप बाय हरसेल्फ इन ए लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस। मैंने बच्चों को बताया कि कैसे ग्रैंड मदर फील्ड इतने बड़े हाउस में अकेली सो जाया करती थी, एंड हाउ सी बिलीव्ड, और उनका ये मानना था दैट एन एपेरिशन, यानी कि दो प्रेत है ना, ऑफ टू इन्फेंट वर वाज to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept। ग्रैंडमदर फील्ड बताती हैं कि यहां पर दो बच्चों की आत्माएं घूमती हैं आधी रात में, और वो क्या करती हैं, ग्लाइड करती हैं, यानी कि ऊपर नीचे जाती रहती हैं स्टेयर से। हमेशा उनको ये देखा करती हैं, अक्सर उन्हें देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथ में एक बात और बताती हैं ग्रैंडमदर फील्ड की, बट ही सैड, लेकिन उन्होंने ये भी बताया those innocents would do her no harm। जो स्पिरिट थी, वो आत्माएं थी, उन्होंने कभी भी कोई भी किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाया। ये वही दो बच्चों की आत्माएं थी जिनके अंकल ने इस हवेली में उनको मरवाकर जंगल में फेंकवा दिया था। एंड हाउ फ्राइटन्ड, मैं बड़ा डरा हुआ होता था, चार्ल्स लैम कहते हैं। लेकिन इस कहानी से जो हमारी ग्रैंड मदर हमें बताती थी कि दो बच्चों की आत्माएं हैं इस हवेली के अंदर, तो मैं बड़ा डरा हुआ होता था। आई यूज्ड टू बी, दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी। जब भी मैं उस हवेली के अंदर जाता था तो मैं कभी अकेला नहीं सोता था, मेरे साथ मेरी मेड सोया करती थी, जो खाना वाना बनाने के लिए यहाँ पर आया करती थी। बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड एंड रिलीजियस, मैं बिल्कुल भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह क्या नहीं था, इतना गुड, अच्छा भी नहीं था, और रिलीजियस तो बिल्कुल नहीं था उनकी तरह। ठीक है, एंड yet I never saw the infant, लेकिन ये भी सच बात है कि मैंने उस हवेली के अंदर कोई भी किसी भी तरह की आत्मा को नहीं देखा। Here John, जो मेरा बेटा है ना जॉन, expanded all his eyebrows and tried to look courageous। मेरा जो बेटा है जॉन, उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर करा थोड़ा सा और अपने करेज को दिखाने की कोशिश की कि पापा कितने डरपोक हो तुम। जो स्पिरिट्स थी बच्चों की उनसे उनसे डर गए, यानी कि वो अपने आप को करेजियस दिखा रहा था, साहसी दिखा रहा था, और वो दिखाना चाह रहा था उसके पापा जो हैं वो कितने टिमिड हैं, कायर टाइप के हैं, इन आत्माओं से डर गए वो। देन आई टोल्ड, फिर मैंने आगे बताया हाउ गुड शी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। मैंने उनको बताया कि उनकी जो ग्रैंड मदर फील्ड थी ना, वो अपने सारे पोते पोतियों के लिए बहुत अच्छी थी। हैविंग अस टू दी ग्रेट हाउस इन दी हॉलीडेज, और जब भी कभी छुट्टियां होती थी ना, वो हमें अपने घर में बुला दिया करती थी, हम छुट्टी बिताने के लिए उनके वहां पर जाते थे। अब चार्ल्स लैम हमें ये बताते हैं कि जब वो उस बड़े से घर में पहुंच जाते थे तो वो पर्टिकुलरली क्या 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 करते थे। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाय माई सेल्फ। ऐसा होता था कि मुझे अकेला रहना पसंद था, तो मैं बहुत अधिकतर जो घंटे होते थे ना वो अकेला ही गुजारा करता था, और नहीं तो मैं कुछ और भी काम किया करता था, जैसे गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर। इस हवेली के अंदर जो 12 रोम के एम्परर थे, जो 12 सीजर्स थे, उनकी प्रतिमाएं यहां पर लगाई गई थी। तो ये एग्जाम पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितनी सीजर्स की जो प्रतिमाएं थी वो वहां पर लगाई गई थी, तो आपको बताना है 12 सीजर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम,
टू लिव अगेन। उनको देखते देखते मुझे ऐसा लगता था जो प्रतिमाएं ओल्ड मार्बल हेड्स, जो मार्बल के बने हुए सर है ना, ऐसा लगता था कि ये एक बार फिर से जीवित हो जाएंगे। और या फिर आई टू बी टर्न इनटू मार्बल विद देम, या फिर मैं उनके साथ पत्थर का बन जाऊंगा। यानी कि वो एक टक देखते देखते ऐसा महसूस करने लगते थे। अब यहां पर चार्ल्स लैम हमसे कहते हैं कि हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड with roaming about that huge mansion, with its vast empty rooms, with their worn out hangings, flattering tapestry, and carved oaken panel, with the gliding ऑलमोस्ट रब्ड आउट। वो कहते हैं कि इस बड़ी सी हवेली में मैं कभी भी घूमते हुए नहीं थकता था। वहां पर बड़े बड़े खाली कमरे थे, वहां पर ऊंचे ऊंचे दरवाजों पे लटके हुए पर्दे थे, और वहां पर कपड़ों पर जो बने हुए चित्र थे ना, वो हवा की वजह से अक्सर हिला करते थे। और वहां पर लकड़ी से बनी हुई क्या थी जी, लकड़ी से बनी हुई दीवारों पर कुछ डिजाइन थे जो अब समय की वजह से लगभग लगभग क्या हो चुके थे, मिटते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन्ड गार्डन्स, लेकिन कभी कभी चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि यहां पर ओल्ड गार्डन भी है। ओल्ड फैशन मतलब जिस तरह से पुराने गार्डन्स आपने देखे होंगे उस तरह का गार्डन्स भी है। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, और वो गार्डन ऐसा लगता था कि ये गार्डन तो मेरा ही है, क्योंकि अक्सर उस गार्डन के अंदर मैं होता था। अनलेस व्हेन नाउ एंड देन ए सोलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, जब तक कि इस गार्डन की देखभाल करने वाला जो माली था ना, वो मेरे पास से नहीं गुजर जाता था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही यहाँ का मालिक हूं, कोई वहां पर घूमने के लिए नहीं आता था। और वो बताते हैं एंड हाउ द नेक्ट्रीन्स एंड पीचेस ह्यूज अपॉन द वॉल्स, बताते हैं कि वहां पर कुछ अलग अलग तरीके के फ्रूट्स भी थे, जैसे नेक्ट्रीन्स के और पीचेस, जो एक तरह के पीच ही होते हैं, वो वहां पर इस तरह के फूल थे। विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लक दैम, और ये जो फल थे ना, इनको तोड़ने के लिए मना किया गया था। बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट्स, क्योंकि ये क्या थे, फॉरबिडन फ्रूट्स थे। अनलेस नाउ एंड देन, देखिए यहां पर फॉरबिडन फ्रूट्स, जब आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हो तो उसमें भी जो एडम और ईव हैं वो भी तो फॉरबिडन फ्रूट्स होते हैं वहां पर भी, लेकिन उनको खा लिया जाता है। लेकिन यहां पर बताया गया है चार्ल्स लैम्ब ने कि ये जो फ्रूट्स थे ये फॉरबिडन फ्रूट्स थे। एंड बिकॉज आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रोलिंग, लेकिन मुझे तो घूमने में यहां से वहां मजा आता था। अबाउट अमोंग द ओल्ड मेलनकली लुकिंग यू ट्रीज, वो कहते हैं कि मुझे तो यहां से वहां घूमने मजा आता था, मैं अकेले में, और यहां पर जो यू ट्रीज थे उनको मैं देखा करता था, जो फर्स के पेड़ थे उनको मैं देखा करता था। ठीक है, पिकिंग अप द रेड बेरीज, और जो जमीन पर गिर जाती थी ना रेड बेरीज, तोड़ना तो अलाउ नहीं था, लेकिन जो जमीन पर गिरी हुई रेड बेरीज थी मैं उनको अक्सर उठा लिया करता था। और फिर एप्पल्स भी पड़े रहते थे, उनको उठाता था। विच वर गुड फॉर नथिंग, वो मेरे लिए किसी काम के नहीं थे, बट टू लुक एट, लेकिन मैं उनको देखकर ही खुश हो जाया करता था जमीन से उठाकर। इन और फिर कहते हैं और, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो वो क्या करते थे, इन लाइंग अबाउट अपॉन दी फ्रेश ग्रास, मैं बिल्कुल फ्रेश ग्रास पर लेट जाता था। विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, और मेरे आसपास का जो गार्डन था ना, वहां की जो घास थी वो बहुत अच्छे से स्मेल करती थी। और बास्किंग, और वो कहते हैं या फिर बास्किंग इन द ऑरेंजरी, जहां पर ऑरेंज के पेड़ थे वहां पर बीच में से धूप निकल कर आती थी, और उस घास पर लेटकर मैं धूप को सेका करता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी myself ripening too along with the oranges and the limes in that grateful warmth। जो गर्मी होती थी ना, धूप से जो गर्मी होती थी, उस गर्मी में मैं अपने आप को लेटकर ऐसा महसूस करता था कि मान लो इस धूप से जिस तरह से फल जैसे कि ऑरेंज या फिर लाइम जो है पक रहे हों, मैं भी उनके साथ साथ धीरे धीरे करके पक रहा होता था। अगर चार्ल्स लैम्ब ऐसा नहीं कर रहे होते थे तो वो बताते हैं कि जब मैं घूमा फिरा करता था इस घर के अंदर, तो मुझे वहां पर नीचे की तरफ, घर के जो नीचे की तरफ है गार्डन में, वहां पर मुझे नीचे की तरफ एक पॉन्ड, फिश पॉन्ड भी देखने के लिए मिलता था। विद हियर एंड देयर ए ग्रेट सल्की पिंक हैंगिंग मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट। वो कहते हैं कि यहां पर छोटी मोटी मछलियां तो यहां वहां से घूमती रहती थी, लेकिन एक बड़ी सी मछली थी जो अपने आप को यहां पर एक जगह ऐसा लगता था लटकाए हुए है, और वो मछली ऐसा करता था, वो छोटी मछलियों को देखकर उन पर मोक कर रही हो। आई हैड मोर प्लेजर
in these busy idle diversions than in all the sweet flavour of peaches, nectarines, oranges, such like common breads of children. मैं इन सभी चीजों को देखकर जितना आनंद मुझे उन फलों को, पीचेस को, ऑरेंज को, लेम को देखने से मिलता था, उन सब से, लेमन वगैरह भी वहां पर थे, तो उन सब से ज्यादा मुझे इन फिश को देखने में मिलता था, क्योंकि वो तो फॉरबिडन फ्रूट्स थे, उनको तो मैं तोड़ भी नहीं सकता था। हियर जॉन स्लाइटली डिपोजिट बैक अपॉन द प्लेट ए बंच ऑफ ग्रेप्स। यहां पर जो जॉन है ना, उसने धीरे से क्या किया, उसने जो अंगूरों की प्लेट थी ना, उसको वापस रख दिया, है ना। डिपोजिट बैक का मतलब है वापस रख दिया। विच नॉट अनऑब्जर्व बाय एलिस। देखिए यहां पर लिटोट्स फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये बात ऐसा नहीं है एलिस ने नोटिस नहीं की, एलिस ने भी नोटिस कर ली। ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विद हर। बेशक ये जो जॉन था ना, उसने पहले सोचा था कि दोनों भाई बहन मिलके ये जो ग्रेप्स हैं इनको खाएंगे और इस कहानी को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने इन सभी को अभी त्यागना, यानी कि अभी नहीं खाना उन्होंने डिसाइड किया, और उन्होंने फोकस किया कि अभी वो स्टोरी को ही सुनेंगे। देन इन समवॉट ए मोर हाइटेड टोन, लेकिन धीरे से मैंने अपनी आवाज को बढ़ा दिया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे जो ग्रैंड मदर चिल्ड्रन थी ना, वो अपने सभी बच्चों को, पोते पोतियों को बहुत अच्छी तरह से प्यार करती थी। यट इन एन स्पेशल मैनर सी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल जॉन एल। लेकिन वो सबसे ज्यादा जो प्यार करती थी, वो जॉन एल को प्यार करती थी, यानी कि जॉन लैम जो है ना, उनको प्यार करती थी। इनके बड़े भाई इसमें दिखाए गए हैं, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पाइटेड ए यूथ। वो बहुत ही जोशीला और एकदम हैंडसम लड़का था। एंड ए किंग टू बी रेस्ट ऑफ अस, और हम सब लोगों में से एकदम राजाओं की तरह था। एंड इंस्टीड ऑफ मोपिंग अबाउट द सोलिटरी कॉर्नर्स, वो इस घर के जो अकेले लोग घूमा करते थे इन कॉर्नर्स में, उनकी तरह नहीं था। लाइक सम ऑफ अस, जैसे कि हम कुछ थे। ही वुड माउंट द मोस्ट मेटल सम हॉर्स ही कुड गेट। वो क्या करता था, जो सबसे अड़ियल घोड़ा होता था ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर बैठकर सवारी किया करता था। और जब सवारी करने के लिए उस पर चढ़ता था, तो उसकी इंटेंशन क्या रहती थी कि when but an imp no bigger than themselves and make it carry him half over the county in the morning। और वो क्या करता था, जब तक हम सब लोग उठते थे ना, तब तक वो आधे शहर की, मॉर्निंग में आधे शहर की अपने घोड़े को ले जाकर शहर पे घूम के आ भी जाता था। एंड ज्वाइनिंग दी हंटर्स, और वो क्या करता था, अगर उसे हंटर्स मिल जाते थे तो वो हंटर्स को ज्वाइन कर लिया करता था। एंड ही लव्ड दी ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू। और ऐसा नहीं था कि इस घर को वो पसंद नहीं करता था, इस घर को भी, इस घर के अंदर बनी हुई चीजें जैसे गार्डन्स को, उनको भी पसंद करता था। बट लेकिन हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद देयर बाउंड्रीज। और यहाँ की जो बाउंड्रीज थी ना, इतना बड़ा घर होने के वजह भी वो उन सीमाओं को लंघ जाता था, और वो अलग जगहों को भी एक्सप्लोर किया करता था इस घर के बाहर भी। लेकिन जो बाकी बच्चे थे वो इस घर के अंदर ही घूमा करते थे। वो ये बहुत बड़ा घर था, तो लेकिन ये जॉन चला जाता था बाहर। एंड हाउ देयर अंकल ग्रू अप टू मैन्स स्टेट एज ब्रेव। जितना वो क्या था जी, जैसे जैसे उसके अंकल और बड़े होते चले गए, वो जितने ब्रेव थे, जितने हैंडसम थे, उतने ही वो ब्रेव भी थे। टू दी एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, और सब लोग उसकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। बट ऑफ देयर ग्रैंडमदर फील्ड मोस्ट स्पेशली, और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कौन करता था, जो ग्रैंडमदर फील्ड थी ना, वो सबसे ज्यादा उनको अप्रिशिएट करती थी। एंड हाउ ही यूज्ड टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वाज ए लेम फुटेड बॉय। एक बार चार्ल्स लैम बता रहे हैं कि एक बार मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मेरा जो भाई है ना, जो जॉन लैम है, उसने क्या क्या करता था, वो मुझे अपनी बैक पर बिठाकर बहुत दूर तक ले जाया करता था जब मेरे पाँव में एक बार चोट लग गई थी। फॉर ही वॉज गुड बिट ओल्डर देन मी, और वो मेरे से अच्छा भी था और मेरे से बड़ा भी था। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझता था। मैनी ए वाइल, और वो मुझे थोड़ी बहुत दूर नहीं, बहुत दूर तक ले जाया करता था। व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, अगर मैं चलता तो मुझे पेन हो जाता था, लेकिन मुझे उस पेन से बचाने के लिए वो मुझे अपनी बैक पर ले जाया करता था। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू, लेकिन जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक बार क्या हुआ, जो मेरा भाई था ना,
उसके पाँव में, यानी कि चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं मेरे भाई के पाँव में भी एक बार चोट लग गई थी तो वो भी लेम फुटेड हो गया था, यानी कि वो भी एक तरह से लंगड़ा हो गया था। आई डिड नॉट ऑलवेज मेक अलाउंसेस एनफ फॉर हिम, लेकिन मैंने उसको इतना ज्यादा हेल्प नहीं किया, जैसे पिद्दी पर ले जाना यानी कि बैक पर लाद कर ले जाना, तो ऐसा मैंने उसके साथ नहीं किया। व्हेन ही वाज इम्पेशेंट एंड इन पेन, जब वो अपने दर्द में था, मैंने उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जितना उसने मुझे कभी किया था। नोर रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी व्हेन आई वाज लेम फुटेड, मैंने जितना मैं कभी लेम फुटेड था, जब मेरे पाँव में चोट लग गई थी, तो मैंने कभी उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जितना उसने मुझे किया था। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, और जब उसकी डेथ हो गई थी, दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, उसकी डेथ जो हुई थी वो लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास, या बहुत मतलब जल्दी ही, 1 घंटा इसलिए बताया है कि उसकी डेथ बहुत लंबे समय पहले नहीं हुई थी, लेकिन इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि एज इफ ही हैड डाइड ए ग्रेट वाइल एगो, ऐसा लग रहा था उसकी डेथ तो बहुत पहले हो गई है। यानी कि यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि जो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, जो हम मर जाते हैं, हम उनको सोचते हैं कि अरे वो तो चला गया, अब वो लगते हैं कि बहुत समय पहले उनकी यादें थी। ऐसा इंसान की फितरत होती है। यही कहा है ना कि सच ए डिस्टेंस देयर इज ए बिटविक्स्ट लाइफ एंड डेथ, कि जिंदगी और मौत के बीच में यही फर्क होता है कि जाने वाले लोगों को अक्सर लोग भूलना चाहते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है ना उनको हम लोग याद भी नहीं करना चाहते। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ, जब उसकी डेथ हो गई, आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बट आफ्टरवर्ड इट, लेकिन इसके बाद इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, उसने मुझे बहुत डराया, यानी कि मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। एंड दो आई डिड नॉट क्राई एंड टेक इट टू द हार्ट, लेकिन वो कहते हैं कि जब उसकी डेथ हुई थी ना, मैं रोया नहीं जैसे लोग दिखावा करके रोते हैं, और ना ही मुझे दिल पे ज्यादा गहरा आघात लगा था। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे अगर मेरी डेथ हो जाती तो वो भी शायद मेरे लिए ऐसा ही करता। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, लेकिन मैं तो उसे पूरे दिन याद करता हूं। मुझे ऐसा लगा अगर मैं मर जाता तो मेरा भाई मुझे थोड़ी ना याद करता, लेकिन जैसे जब वो छोड़कर मुझे चला गया तो मैं उसे पूरे पूरे दिन याद करता था। एंड आई न्यू नॉट, मैं इस बात को नहीं जानता था, टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, जब तक वो मुझे छोड़कर नहीं चला गया, यानी कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई, मुझे नहीं पता चला कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मैंने उसकी काइंडनेस को क्या किया, मिस किया। आई मिस्ड हिज क्लोजनेस एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, और मैंने उसकी काइंडनेस को लेकर, उसकी क्लोजनेस को लेकर ये महसूस किया कि काश मेरा भाई एक बार फिर से जीवित होकर आ जाए और मैं उसके साथ क्या करूं, कोरल करूं, क्योंकि ये बताते हैं कि हम दोनों भाई कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी किया करते थे, जिस तरह से आम लोगों के बीच में भी झगड़ा होता है, भाई बहनों के बीच में आमतौर पर झगड़ा होता ही है। रदर देन नॉट हैव हिम अगेन, मैं सिर्फ इस बात के लिए उन्हें नहीं चाहता था कि वो झगड़ा, सिर्फ झगड़ा करने के लिए मेरे पास आए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी कमी मुझे महसूस हो रही थी। एंड वाज ए अनईजी विदाउट हिम, और मेरी लाइफ कैसी हो गई थी, अनईजी हो गई थी उसके बिना, क्योंकि जब जब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती थी वो मेरे पास खड़ा रहता था। एज ही देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लाइफ। अब ये जो चार्ल्स लैम्ब है वो बताते हैं कि वो कितना अपने आप को बेचैन फील कर रहे थे। वो इतना ही बेचैन फील कर रहे थे कि जब चार्ल्स लैम्ब के भाई जॉन लैम्ब की कभी डॉक्टर ने टांग काटी होगी ना, उनको जितनी बेचैनी हुई होगी, अब चार्ल्स लैम्ब उनके मरने के बाद इतना ही बेचैन खुद को फील कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये दर्द भरी कहानी इन एलिस ने और जॉन ने सुनी, उन दोनों ने हेयर द चिल्ड्रन फेल ए क्राइंग, वो रोना शुरू कर दिए। एंड ask if their little morning when they had on was not for Uncle John, कि वो कहते हैं कि अरे अरे बस करो बस करो, अब हम अपनी अंकल जॉन की कहानी जो है ना वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये बड़ी दर्द दे रही है कहानी उनके, वो आपको छोड़कर चले गए किस तरह से। दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन, और उन्होंने कहा कि बस करो, अब अंकल जॉन की कहानी मुझे मत सुनाओ, हमें मत सुनाओ, बट टू टेल देम, और हमें सुनाओ सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रीटी डेड मदर, कि कैसे जो मतलब किस किस तरह का रिलेशन हम आपका और हमारी मदर का रहा था।
Then I told them, मैंने अपने बच्चों को बताया, how for 7 long years, कि 7 सालों तक मैंने तुम्हारी माँ का पीछा किया, यानी कि मैं उसको प्यार करता था, मैं उसको प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता था कि होप समटाइम्स कि वो मेरे साथ आ जाएगी, मुझसे पट जाएगी, लेकिन कभी-कभी डिस्पेयर, निराशा भी होती थी। लेकिन मैंने अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा, मैंने उसको फॉलो करना जारी रखा। आई कोटेड द फेयर एलिस WN। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि उनका नाम जो इस एस्से के अंदर बताया है, ये एलिस WN है, जबकि ये एन सिमोन्स थी। ठीक है जी। अब यहां पर वो कहते हैं कि एक लड़की के मन की बात वो बताते हैं। चार्ल्स लैम्ब था, वो 7 सालों तक परस्यू उसको करता रहा, पीछा करता रहा और अपने प्यार को पाने की कोशिश करता रहा। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, जितना बच्चों को मैं समझा सकता था, आई एक्सप्लेन टू देम, मैंने उनको समझाया कि व्हाट कोयनेस। वो कहते हैं कि लड़कियों के अंदर जो शर्मीलापन होता है ना, और उनकी जो डिफिकल्टी होती है, यानी कि झिझक होती है, या फिर डिनाइल होता है, यानी कि कभी कभी डिनाइल मीन इन मेडेंस, यानी कि जवानी में लड़कियों की ना में भी क्या होती है, हाँ होती है। मैंने यही सोचकर 7 साल उसका पीछा किया, क्योंकि वो मुस्कुरा देती थी और मैं उसकी मुस्कुराहट को हाँ समझ लिया करता था। When suddenly turning to Alice, अचानक से एलिस की तरफ को मैं मुड़ा, एलिस की तरफ को मुड़ा। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड out at her eyes with such a reality to representment that I became in doubt which of them stood there before me। तो देखो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं एलिस की तरफ को मुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सी वाली एलिस है जिसके सामने मैं खड़ा हूं। यानी कि एक तो वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी, बिल्कुल अपनी मदर की तरह लग रही थी, और वो एक्चुअल में कौन थी, एक सोल थी। और हुज दैट ब्राइट हेयर वाज, और उसके बड़े चमकीले से बाल थे। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और मैं उसको एक टक देखता ही रह गया। बोथ द चिल्ड्रन, लेकिन धीरे धीरे करके जॉन और एलिस, बोथ द चिल्ड्रन मतलब जॉन और एलिस, ग्रेजुअली ग्रू फेंटेड टू माय व्यू, धीरे धीरे करके ये जो बच्चे थे ना, मेरी आंखों से ओझल होते रहे। रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग, उनका जो प्रेजेंस थी वो धीरे धीरे घटती हुई चली गई। टिल नथिंग एट लास्ट बट 2 mournful features were seen in the uttermost distance। धीरे धीरे उनकी प्रेजेंट जो है घटती चली गई और लास्ट में कुछ नहीं बचा, सब गायब हो गया। which without speech strangely impressed upon me the effect of speech। देखिए कभी कभी चुप रहना भी ज्यादा इंप्रेशन छोड़ जाता है। ऐसे ही ये बच्चे रियलिटी में तो प्रेजेंट नहीं करते थे, लेकिन वो मेरे ऊपर एक गहरा प्रेजेंट मतलब इंप्रेशन छोड़कर चले गए। व्हेन वी आर नॉट ऑफ एलिस, उन बच्चों ने जाते समय क्या कहा कि वी आर नॉट ऑफ एलिस, कि हम एलिस के बच्चे नहीं हैं, जो एलिस इनकी मदर थी। नोर ऑफ दी, और यहां तक कि हम तुम्हारे भी बच्चे नहीं हैं। नोर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल, और हम तो बच्चे ही नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बर्ट्रम फादर। देखिए जो एलिस के बच्चे हैं ना, उसकी शादी तो बार्ट्राम से हो गई थी, उसको वो फादर कहेंगे, तुम्हें क्यों कहेंगे? वी आर नथिंग, हम तो कुछ नहीं है। लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, हम तो एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि अब लास्ट में बताया गया है कि ये जो है चार्ल्स लैम्ब का एक सपना था। जो बच्चे या शादी उनकी हुई है वो चार्ल्स लैम्ब की सपने में ही हुई है। रियलिटी में तो चार्ल्स लैम्ब की शादी भी नहीं हुई थी, ये बैचलर ही इनकी डेथ हो गई थी। We are only what might have been and must wait upon the tedious shore of Lethe millions of ages before we have existence and a name। वो बच्चे कहकर जाते हैं कि देखो हम रियलिटी में तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ एक सपना मात्र हैं। अगर we are only what might have been, हम सच्चाई में ऐसे हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी एलिस से शादी नहीं हुई, तो हमें तो रियल एग्जिस्टेंस में आने के लिए इस जो लेथी नदी है इसके यहाँ पर मिलियंस ऑफ एजेस यानी कि बहुत सारी सालों तक अभी क्या करना पड़ेगा, वो हमें इंतजार करना पड़ेगा जब हम रियलिटी में आएंगे। एंड इमीडिएटली अवेकनिंग, ऐसा देखने के बाद अचानक से मेरी आंख क्या हो गई, खुल गई। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, और मैंने अपने आप को पाया कि मैं तो अपनी जो आर्म चेयर है उसके अंदर बैठा हुआ हूं और मेरी कोई शादी वादी भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। वेयर आई हैड फॉलन अस्लीप, जहां पर मैं बैठा बैठा सो गया था। विदाउट द फेथफुल ब्रीजेट अनचेंज, मैंने अपनी बहन को यहाँ पर अनचेंज्ड पाया, क्योंकि इनकी जो बहन थी वो लगभग पागल थी,
है ना, इनको भी 6 हफ्ते तक असाइलम में रहना पड़ा था। बाय साइड, मैंने अपनी साइड में अपनी बहन को पाया, बट जॉन एल यानी कि उनके जो भाई थे ना, वो रियलिटी में जा चुके थे, अब इनके पास नहीं थे। आई होप ये एस्से आप लोगों को समझ में आया है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।